नेक्स्ट हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 जो है, व्हाट इज आईसीए एंड इट्स हेडक्वार्टर एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए। हम देखते हैं आईसीए की फुल फॉर्म क्या है और कब बनी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और प्रेजेंटली इसका प्रेसिडेंट कौन है। तो आईसीए क्या है यार, नेशनल लेवल पे तो हमें पता है कि मॉडर्न सोसाइटी इंडिया की जो कोऑपरेटिव है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनाई गई है, वो कब बनाई गई है, ये आईसीए की फुल फॉर्म में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये बनाई गई थी 1995 में। किसने बनाई थी, ईवी नेल एंड एडवर्ड ओवन ग्रीनिंग ने बनाई थी। ग्रीनिंग इनका नाम ही है लेकिन बनाई थी उन्होंने। इट वाज बेस्ड ऑन द रॉसडेल प्रिंसिपल। ये किसके बेस पे थी, अभी हमने देखा रॉसडेल प्रिंसिपल के बेस पे थी। ठीक है, इंटरनेशनल अलायंस बनाई है कि हम कैसे कोऑपरेटिव को चलाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो 91 तो याद रखना आपने कि 1995 में इसका उद्घाटन हुआ था, फॉर्म्ड बनी थी ये। किसने बनाई थी, ये आ गया ईवी नेल और एडवर्ड ओवन ग्रीनिंग ने। और किसके बेस पे था, ये रॉसडेल प्रिंसिपल पे था। आईसीए को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को किसके नाम से, लीडर ऑफ द कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लीडर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है। करंट जो प्रेसिडेंट है आईसीए के वो एरियल गोरेको हैं और इनका जो हेड क्वार्टर है वो मैनचेस्टर में है। मैनचेस्टर कहाँ है, मैनचेस्टर इज़ इन द इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड में इनका हेड क्वार्टर है, तो याद होना चाहिए, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें हम देख लेते हैं, अभी हमें आईसीए के बारे में डिस्कस किया, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। अब इसके 7 प्रिंसिपल हैं, 7 प्रिंसिपल हैं इनके, जिसके आधार पे ये आईसीए चलता है। तो वो देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे आएगा टिक करना है, यही करना है, लेकिन ये साथ के साथ याद होने चाहिए। ये साथ याद कर दिए तो बाकी वाले प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है। पहले वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। कहने मतलब है कि ये इनको इंडिपेंडेंस दे दो तभी तो काम चलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। फिर प्रोविज़न ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कोऑपरेटिव उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स और कंसर्न फॉर कम्युनिटी। और कंसर्न कम्युनिटी का मतलब हो गया कि हमारा जो मेन मोटिव वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हमारा मेन मोटिव है सर्विस मोटिव टू द पीपल्स। ओके, ये सेम प्रिंसिपल हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है विच आर द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ आईसीए, तो ये साथ के साथ याद कर देने हैं। तो इसमें मेन जो है जो आपने याद करना ही करना है, ये आ गया डेमोक्रेटिक मेंबर। तो डेमोक्रेटिक मेंबर हो गया हर एक जाति प्रजाति का कोई भी बंदा इसमें आ सकता है, समझ गए ना। तो डेमोक्रेटिक आ गया। फिर आ गया थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2021। तो क्या थीम था भाई इसका, जो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो है 2021 में है, रीबिल्ड बेटर टुगेदर। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर देना, बस सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर एक आया था कि 1 मैन 1 वोट प्रिंसिपल वाज रिकमेंडेड बाई कमेटी। मैकलेगन कमेटी आई थी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि मैकलेगन कमेटी का नाम क्या था, उन्हें बोला था कि 1 मैन कैन वोट 1, एक आदमी कितना वोट करेगा, एक ही, किस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जब भी इनके इलेक्शन होते हैं, जब भी किसी बात पे कोई मुद्दा होता है तो ये बात करते हैं, तो उस दौरान में कितना कौन वोट करेगा, तो ये किसने दिया था, मैकलेगन ने। तो याद होना चाहिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया, अभी क्वेश्चन नंबर 17 में है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। इससे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया में कौन कौन सी है, 1947 से। इसमें आपकी स्क्रीन पे जो दिया है सिंपल सा देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1892 में फ्रेडरिक नाइकलसन प्लेस्ड आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बैंक। उन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड बैंक की बात करी कि हम एक बैंक बनाएंगे जो कि एग्रीकल्चर लैंड को क्या देगा, क्रेडिट देगा, पैसा देगा, तभी जाके तो कोऑपरेटिव बनेगी ना। पैसा होगा तो, पैसा नहीं होगा भाई कुछ भी नहीं होता आज के टाइम में, इसीलिए पैसा ही सबसे पहला होना चाहिए। फिर हो गया 1901 में एक फेमिन कमीशन हुआ, किसके टाइम में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और लॉर्ड कर्जन मशहूर हैं, आपको पता ही है, क्यों है, हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। उन्होंने बोला कि हम रूरल एग्रीकल्चर बैंक बनाएंगे, रूरल एग्रीकल्चर बैंक्स, दिस वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन हुआ क्या, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई, ये हिस्ट्री है, समझ गए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 में बनाई, फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन इंडिया में। तो फर्स्ट कॉर्पोरेशन इंडिया में कौन सी थी, यही भाई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाएगी।
बेसिक मोटिव था कि हम कोऑपरेटिव को पैसा देंगे। दूसरा इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 बनाया गया है। अब इसमें क्या है, इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया, फेडरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए उन्होंने, कन्वर्टेड देम इनटू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, फिर क्या, मैकलगन कमेटी ऑन कॉपरेशन 1914 में बनी। इसने क्या कर दिया, 3 टायर सिस्टम, जैसे आप ना पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पे 3 टायर सिस्टम है, वैसे उन्होंने बोला हमारा जो कोऑपरेटिव के जो बैंक होंगे वो 3 टायर के होंगे, 3 टायर के बेस पे होंगे। एक तो प्राइमरी जो बैंक होंगे वो जो है सेंट्रल बेस पे, फिर मतलब सॉरी बिल्कुल बेस पे, और उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे। और फोर्थ पॉइंट जो है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया में क्या हो रहा था आज़ादी से पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, उसका आउटकम क्या आया था, उन्होंने बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी 1925 में बनाई। दिस वाज द फर्स्ट प्रोविजनल एक्ट जो वो बनाया गया था बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। इसके अलावा 1929 में ना एक और चीज़ बनी है जिसका नाम है ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। ये ना आज़ादी से पहले क्या हो रहा था, ये थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लें कि इंडिया में क्या हुआ था आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले और उसके बाद, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में मैंने करा दिया वही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हिस्ट्री में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें से आपको डायरेक्ट आ सकता है कि क्या क्या है, कब कब को कौन सी बॉडी बनी है। कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी जो है वो 1945 में बनी, किसके चेयरमैनशिप पे थी, आर.जी. सारिया के। और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की थी। और इसमें आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अमूल कोऑपरेटिव जो है वो कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, उन्होंने रजिस्टर किया था 1946 के टाइम में। कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, अब इसमें देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी बनी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कब से कब था, ये आपका था 1951 से लेके 56 तक। इसमें खास कुछ कोऑपरेटिव मूवमेंट में हुआ नहीं है। फिर सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो था आपका 56 से लेके 61, उसमें एक बनाया गया NCDF, वो था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड। भाई देखो, अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चलानी उसके लिए पैसा भी होना चाहिए ना, पैसे बिना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, उन्होंने एक इंडिया में इस टाइम में नेहरू साहब जो थे वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला कि हम एक फ़ंड बनाएंगे NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, और जिनका टारगेट था कि हम क्या करेंगे, फार्मर को जो है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, पैसा बनाएंगे और उनको देंगे, फार्मर जो है काम करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान में कुछ खास बात हुई नहीं, लेकिन एक बात हुई है जो आपने याद करनी है, वो है 1963 में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या था, ये बनाया 1963 में एक NCDC बनाया गया। ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है कि पहली बात है कि आपने NCDC होता क्या है, ये सिलेबस में भी मेंशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल लेवल पे क्या कौन सी कॉर्पोरेशन है चल रही है, उसको बोलते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि 1963 में हुई। कौन से प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, 61 से 69 के टाइम में। ओके, तो ऐसे नहीं बनी है, इसने पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया इसके लिए, NCDC के लिए कि एक नेशनल लेवल पे हम कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बनाते हैं, और पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया ताकि हम बूस्ट कर सकते हैं ग्रोथ की कॉर्पोरेट मार्केटिंग और प्रोसेसिंग सोसाइटी के लिए। समझ गए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, कॉर्पोरेशन बनी जिसका नाम था NCDC। कब बनी, 1963 में बनी, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ। और क्यों बनी, क्योंकि कॉर्पोरेटिव जो मार्केटिंग थी उसको बूस्ट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, NCDC का वो दिल्ली है, जहाँ मैं बैठा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल पास है इधर मेरे से। ओके, नेक्स्ट NCDC जो है, NCDC की फुल फॉर्म याद रखनी है, कब बना था, 1963 में, और पार्लियामेंट ने पास किया, और थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ। समझ गए, थर्ड 5 ईयर 5 साल का जो प्लान होता है गवर्नमेंट का, और ये दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया किसका, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या जो है इंप्रूवमेंट हुई, नबार्ड एक्ट बनाया गया, NABARD, नबार्ड एक्ट बनाया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए नबार्ड की। बैंकिंग के रिलेटेड कुछ और जो है लेक्चर नेक्स्ट आएगा उसके में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये डेवलपमेंट क्या क्या हो रही थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ना। देखो,
कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए पैसा भी ना चाहिए ना, तो पैसा चलाने के लिए अलग बैंक होगा। आरबीआई पैसा थोड़ी देगा इनको, अगर देगा भी आरबीआई तो कुछ आरबीआई का काम थोड़ी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा देता रहेगा। उनका काम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है, बाकी गवर्नमेंट को पैसा देना है, समझ गए। तो इसके लिए अलग से बैंक है जो वो नाबार्ड काम करता है, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्मर फूर्मर वीकर सेक्शन के लिए। तो नाबार्ड बैंक जो बनाया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, कब बनाया, 1981 में एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। सेटअप टू प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट टू कॉर्पोरेट बैंक्स एंड टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक टू एनहांस द क्रेडिट फ्लो टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। कहने का मतलब ये है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक जो बने होंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाए होंगे, तो एक तो पैसा उनको देना है, तो कौन देगा, नाबार्ड देगा, समझे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए। तो नाबार्ड एक बैंक है जो पैसा प्रोवाइड करता है, एक फार्मर को, एक रूरल रीजनल रूरल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक के थ्रू जो है पैसा जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स को। ओके, 75 ईयर प्लान जो है वो 1985 और 1990 में हुआ है। इसने क्या रिकमेंडेशन दी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी पैक्स की। पैक्स क्या है, इसी स्लाइड में एंड में जो है वो पैक्स के बारे में डिस्कशन की है मैंने। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, अब क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन आया कब है, 75 ईयर प्लान में, हिस्ट्री में याद करना है ना आपने। फिर मॉडर्न जो है, मॉडर्न जो आज की डेट में जो मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो किसकी बेस पे चल रही, वो एक मॉडल है जिसको बोलते हैं मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी 90। ओके, सर्कुलेट टू स्टेट, ये एक मॉडल जो है ये सर्कुलेट किया गया स्टेट की, तुम अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं अलग अलग स्टेट को, कि ये आपके मॉडल होना चाहिए इसके बेस पे। तो मॉडल वही रॉसडेल वाला मॉडल, आईसीए वाला मॉडल है, वो सेम ही है, ठीक है। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली जो है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है 2002 में बनाई गई है, उसमें जो है उन्होंने क्या क्या लिखा है, सिर्फ उन्होंने सिंपल सी बातें लिखी हैं। एक तो ये जो मॉडल है, कौन सा वाला, ये वाला मॉडल एक्ट है जो, इसके प्रोविज़न जो है इसमें डाल दिए हैं। और दूसरी बात उन्होंने की कि क्योंकि यार देखो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती हैं, लेकिन ये एमएलए एमपी बीच में घुस जाते हैं और ऑफिस जो है वो थोड़ा सा काम ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए इस एक्ट ने जो लाया, ये जो पॉलिसी है, इसमें बोला कि एमएलए जो है, एमपी है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस। इन्होंने कभी ऑफिस को होल्ड नहीं, क्योंकि एमपी और एमएलए या प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, वो मेन जो है सर्विस मोटिव उनका हो ही नहीं सकता, समझ गए, इसलिए उनको बंद ही कर दिया। अब इसकी के बेस पे थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू जो है, कोऑपरेटिव फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, 1 मैन 1 वोट, मैक लेगन ने दिया था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको पता ही है कि फेडरल स्ट्रक्चर होता है, सेंटर मतलब फेडरल स्ट्रक्चर क्या हुआ, फेडरलिज्म हो गया, ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो इसमें क्या होगा, स्टेट, ये स्टेट की अलग पावर है, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई कॉपरेशन उसकी अलग पावर है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दी गई है। इंटरेस्ट रेट्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आर फिक्स्ड बाय रजिस्ट्रार नॉट बाय आरबीआई, समझ गए ना। तो ये रजिस्ट्रार ही है जो इंटरेस्ट रेट जो है, कहना है मतलब ये यार, अगर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा लेते हो ना, कोऑपरेटिव बैंक से लेते हो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम होता है। अब इंटरेस्ट कम ऐसे आप बैंक में जाओगे, अब जेके बैंक बना हुआ है, या फिर एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक जाओगे, वहाँ से आप पैसा लोगे ना, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम 8-9% होगा। और अगर आप कोऑपरेटिव बैंक से लेते हो तो आपका 4-5-6 इतना रहेगा, तो कम से कम 2-3% फिर भी कम ही रहेगा। तो मेन मकसद इनका होता है प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इसका कोऑपरेटिव का। लेकिन कमर्शियल बैंक का जो होता है, बैंक का काम क्या होता है, प्रॉफिट कम कमाना है। लेकिन आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, नॉट प्रॉफिट मोटिव। द कस्टोडियन ऑफ मिनट्स बुक्स ऑफ ए सोसाइटी, उसके सेक्रेटरी। प्रोडक्शन बोनस इज गिवन बाय डेयरी सोसाइटी, अमूल जो है मैक्सिमम जो है बोनस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन बोनस के लिए। बाइंडिंग ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिक्विडेशन, कहने का मतलब क्या है, लिक्विडेशन होता क्या, लिक्विडेशन हो गया कोई भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसको अगर बंद करना है आपने, तो उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। रॉसडेल फ्रेंडली कॉर्पोरेट ये सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन 1830। तो रॉसडेल जो अभी प्रिंसिपल पढ़े, तो इंग्लैंड में जो है एक सोसाइटी बनाई गई थी उससे पहले, एक तो 1884 में बनी है, 1844 में अलग से जो बनी थी, जो हमने पढ़ी है। लेकिन ये वाली जो है फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बनी थी 1830 में। मद्रास गवर्नमेंट सेंट टू होम फॉर स्टडिंग ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन यूरोपियन कंट्री। अब उसी दौरान में आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कब की बात हो रही है, 1819, हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, ये बात चल रही है 1850 से लेके 1947 के बीच में
अब तब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा था, तो उसी में मद्रास जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यूरोप में सेंड किसको किया था ताकि वो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चल रही थी उधर उसको पढ़ सके। उसका नाम था फ्रेडरिक निकलसन, ठीक है, जिनका नाम था फ्रेडरिक निकलसन। ओके, ये चोर ऐसे लिखा हुआ मैंने। एनसीडीसी वाज फॉर्म्ड इन 1963। सिंपल सी है, एनसीडीसी होता है नेशनल का, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए और कब बना ये भी पता होना चाहिए। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी वाज सेट अप बाय आरबीआई फॉर रिव्यू ऑफ रूरल क्रेडिट सिस्टम। तो कौन से वाले प्लान में हुआ था? ये हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में, अभी रिसेंटली ऊपर पढ़ा हमने। नेफेड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेफेड होता क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और ये कब बनी थी? 1958 में। इसके रिलेटेड फिर इसके बाद आ गया आपका 14 क्वेश्चन। फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज रजिस्टर इन 1913 में, इलाहाबाद में हुई थी, यूपी में। सबसे पहले जो डेयरी के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर हुई थी। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया एंड जे&के में कौन कौन से हैं? ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक जो है इंडिया में कौन कौन से और जे&के में कौन से। जे&के में सीधा है जे&के कोऑपरेटिव बैंक, सिंपल एक ही है जो मतलब मैक्सिमम फेमस है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते कोऑपरेटिव बैंक होते क्या है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो होगी, जैसे अमूल है, सबसे बड़ी एग्जांपल इंडिया में अमूल है, जो कि आज की डेट में स्टार्ट किया था उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे चलाई गई है। उस तरह से बैंक भी होते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा देते हैं। तो वो कौन कौन से बैंक के, कौन रेगुलेट करता है, पीएसएल नॉर्म से उन पर अप्लाई होते नहीं है जैसे नॉर्मल दूसरे बैंक पे होते हैं, कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं इसमें। हु इज द रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स? तो आपको पता होना चाहिए आरबी। रेगुलेटर कौन होता है कोऑपरेटिव बैंक का? कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे हैं, बैंक किनका होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो कोऑपरेटिव बैंक्स उन्हीं के रिलेटेड होगा जो कि फार्मर को देंगे, वीकर सेक्शन को पैसा देंगे, सबको। तो रेगुलेटर कौन है? आरबीआई और नबार्ड। नबार्ड के बारे में हम अभी डिस्कस किया ऊपर, वो पता होना चाहिए। और साथ में स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इधर सोसाइटी का स्पेलिंग थोड़ा सा टाइप हो गया, ठीक है। स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कौन है रेगुलेटर? आरबीआई, नबार्ड। मतलब इनडायरेक्टली ये है, और डायरेक्ट जो है स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर एक स्टेट में एक एक बैंक होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। और कब से ये कोऑपरेटिव बैंक कब से स्टार्ट हुए हैं? 1966 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। इज CRR SLR बेसल नॉर्म्स थर्ड अप्लीकेबल? यस ब्रो, ये जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। CRR SLR आपने अगर इकॉनमी पढ़ी है तो उसमें बैंकिंग में आपने पढ़ा होगा CRR SLR बेसल नॉर्म्स थर्ड क्या होती हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल होती हैं, ये बस याद रखना है MC के लिए। PSL याद रखना आपने, PSL जो है ओनली ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर ये लगती हैं, रूरल पे ऊपर नहीं लगती हैं, ओके। वो इसलिए क्योंकि PSL का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कहने का मतलब है कि आपने प्रायोरिटी देनी है सेक्टर लैंडिंग, सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, फिर आपका आ गया एजुकेशन सेक्टर आ गया, फिर आपका आ गया फैक्ट्री सेक्टर आ गई, इंडस्ट्री आ गई, तो अलग अलग पैसा प्रोवाइड करना है। तो अब जो PSL लैंडिंग जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे लागू होती है, रूरल पे नहीं, क्योंकि जो रूरल में बैंक ऑलरेडी बना हुआ है रूरल में, तो वो तो ऑलरेडी काम कर रहा है ना, वो फार्मर को भी पैसा दे रहा है, वो आपको वीकर सेक्शन को भी पैसा दे रहा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा दे रहा है। लेकिन अर्बन में क्या होता है कि वो उस पर PSL लैंडिंग होती है कि आपको देना ही कंपलसरी, आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगा कि फार्मर को और वीकर सेक्शन को पैसा देना ही देना है, इसलिए अर्बन सेक्टर। पांचवा क्या? हु कैन बारो? भाई सबसे पहली जो है कोऑपरेटिव बैंक से कौन बारो कर सकता है? नॉर्मल जो बैंक होते हैं उससे तो हर एक बंदा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मेंबर को दी जाएगी जो मेंबर होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। फिर वोटिंग पावर तो आपने खुद पता आपको कि अभी हमने पढ़ा, मैकलेगन ने जो बोला था वही वाली बातें। अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्म्स, मेंबर हैज वोट पावर 1 वोट इक्वल टू 1 मेंबर इंस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। कैपिटल उसने कितना दिया ये बात नहीं होगी, लेकिन एक मेंबर एक वोट करेगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। प्रेजेंस आज की डेट में अगर कोऑपरेटिव बैंक देखें हम इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जो है इनकी मेनली गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में और तमिलनाडु में। और अमूल ऑब्वियसली गुजरात से ही स्टार्ट हुआ है, तो गुजरात में तो ये होना ही है। विच कमेटी सजेस्टेड रिफॉर्म्स ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है YH मैलीगम। तो कमेटी याद रखनी है आपने कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे, क्योंकि पेपर ही कोऑपरेटिव का देने जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये कोऑपरेटिव बैंक जो है क्लासिफिकेशन इसको किया गया है दो, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये शेड्यूल बैंक भी हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक भी हो सकते हैं,
और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सिंगल स्टेट में भी हो सकते हैं और मल्टी स्टेट में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपका एक स्टेट में भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, लेकिन मल्टी स्टेट में ही हो सकता है। मल्टी स्टेट की अब सर एग्जांपल बताओ, मल्टी स्टेट की क्या है? तो भाई आपको मैं बताऊँगा PMC, पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है। ये अभी बैंक क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में था लास्ट ईयर 2019-20 में। तो ये मल्टी स्टेट होगा। अब ये मल्टी स्टेट है तो इस पर हेड कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है इसको हेड करेगा। लेकिन स्टेट में जो है, स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसमें रजिस्ट्रार ही इस पर बैठता है। अब इसमें देखेंगे रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें दो प्रकार का लोन दिया जाता है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है इसके लिए लैंड बैंक्स, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये दो बैंक जो किसको पैसा देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देना है तो कौन कौन से बैंक है शॉर्ट टर्म के लिए? एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अब JNK कोऑपरेटिव बैंक होगा तो उसका मतलब क्या हो गया, समझिए ना? तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देगा। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि 2-3 साल के लिए। शॉर्ट टर्म बेसिकली जो डेफिनेशन शॉर्ट टर्म की वो होता है 1 साल से नीचे, और 1 साल से ऊपर अगर आप पैसा देंगे तो उसको लॉन्ग टर्म में गिना जाता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म हो गया 10 साल 15 साल, शॉर्ट टर्म हो गया 1 साल 2 साल 3 साल। और इसमें भी क्या है, जो शॉर्ट टर्म में लोन है वो ऐसे जाता है, देखो चीज़ें याद रखनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बनेगा, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा जिसका नाम होगा DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स बनेगा। तो 3 बैंक है इधर, समझ गए ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स, जो अभी रिसेंटली ऊपर पढ़ा हमने। ओके, ये UPSC में 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, UPSC में 2020 में प्री में, और ये स्टेट में भी आ सकता हो। अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए तो इंपॉर्टेंट ये। और ये जो रूरल बैंक है, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हर एक स्टेट में एक ना एक बैंक होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो बजट आया 2020 का, इसने प्रॉमिस किया है कि टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू इंक्रीज RBI पावर ओवर द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रिसेंटली ये करंट अफेयर है, इसलिए आपने याद रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक जितने भी है उसमें ना RBI की पावर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। अब RBI WH मैलेगम कमेटी जो है उन्होंने सजेस्ट किया था रिफॉर्म्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे, ठीक है। ये पता होना चाहिए ताकि RBI की जो पावर उनको इंक्रीज किया जाए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। अब इंक्रीज क्यों किया जाए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे? वो इसलिए भाई साहब, वो इसलिए क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव में बहुत धांधली चल रही है। उस धांधली को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ये? उसके लिए RBI की पावर इंक्रीज करेंगे, तो RBI सीधा जो है इन बैंक पे कंट्रोल करेगा। अब जो पेपर आप देने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं? असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। तो आपको रजिस्ट्रार जो टर्म है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। रजिस्ट्रार मीन्स द सेंट्रल रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हमने देखा कि अगर एक सोसाइटी जो कि मल्टी स्टेट में, एक से ज़्यादा स्टेट में अगर कोई वर्क कर रही है, तो उस पर कौन जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा? रजिस्ट्रार को, समझ गए? वो सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा और उसको करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक स्टेट से ज़्यादा में, जैसे अमूल है, तो वो कितने स्टेट में? पूरे इंडिया में। इस तरह से रजिस्ट्रार जो है वो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी आपका जो एग्जाम है वो कौन दे रहा है? मतलब आप दे रहे हो, लेकिन ले कौन रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, JKPSC, समझ गए ना, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, समझ गए। अगर मल्टी स्टेट हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रार किसको बोलेंगे? जो मल्टी स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करेगी। अगर वो सिंगल स्टेट में वर्क करेगी, सिंगल स्टेट में, तो उसको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर इन रिलेशन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये थी बेसिक डेफिनेशन। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा जो हमने आज डिस्कस किया। ओके, जो था असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव एग्जाम 2021 में होने वाला है। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय साहिल। और इसके पहले तो देखो आपने, मैंने इसमें MCQ क्यों नहीं डिस्कस की है, एंड में ये बता देता हूँ मैं कि MCQ, जैसे एक MCQ आ गया कि व्हाट आर द फीचर ऑफ, विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 3-4 ऑप्शन दे देता मैं। लेकिन ना भाई, आपको 3-4 ऑप्शन करके आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो ना। तो मैंने क्या किया है कि
एमसीक्यू इस तरह से डिज़ाइन किए कि आपको ये याद करके ही जाना है, जहाँ दिखेगा वहाँ टिक कर देना है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस जो हो सकती है। मेरी तरफ से ये था, और आपकी तरफ से क्या हो सकता है, आप चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म। हम आगे और भी बहुत ही अच्छे लेक्चर लाने वाले हैं, और शेयर करें, कमेंट करें यूट्यूब चैनल पे कि कौन कौन से लेक्चर आगे आने चाहिए। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय मी साहिल, और यूट्यूब का चैनल का नाम है साहिल ठाकुर जम्मू। ओके, तो भाई साहब सपोर्ट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।